All right, so let's start with PM Kusum scheme. Okay. So recently, the central government has removed the clause of performance bank guarantee clause for solar power generator with regards to the PM Kusum scheme. Okay. So as to increase its performance. ठीक है. सो पीएम कुसुम स्कीम क्या थे? तो नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि क्या इसके पीछे आइडिया था. सो द स्कीम वाज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. ठीक है. सो व्हाट वी वर डूइंग इन दिस स्कीम इज वी वर ऑफरिंग द फार्मर्स सोलर एनर्जी ऑल्टरनेटिव सो एज टू इंक्रीज देयर इनकम. ठीक है. बेसिक प्रमाइस इसके पीछे ये था. अब लॉन्च कब हुआ था? इट वाज लॉन्च इन 2019. एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च इट? तो इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है. तो क्योंकि ये सोलर से रिलेटेड है तो आप समझ सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से लिंक करता है. ठीक है. सो हमारा एम भी था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करनी है. तो उस डायरेक्शन में भी एक अच्छा स्टेप है. प्लस हमारे जो एनडीसी टारगेट थे, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर द पेरिस डील, उसमें हम लोगों ने कमिट किया था वी विल इंक्रीज the source or the share of non-fossil fuel sources to 40% by 2030. ठीक है. तो ये दो टारगेट्स, मतलब एक तो हमारा एनडीसीज को भी फुलफिल कर रहा है, दूसरा फार्मर के इनकम भी डबल कर रहा है. ठीक है. सो ये दो इंटेंडेड गोल थे इस स्कीम के पीछे. ये जो टारगेट है 40%, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया. बट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इंक्रीज इट टू इवन अ हायर लेवल. ठीक है. तो अभी टारगेट है 30.8 का, दैट हैज टू बी मेट बाय एंड ऑफ 2027, सॉरी 2022. ठीक है. सो ये टारगेट है. दूसरा एक एंसिलरी टारगेट ये बोल सकते हैं कि अंडर दिस स्कीम वी आर ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट द एग्जिस्टिंग डीजल सेट, सो डीजल सेट पंप सेट. ठीक है. उनको रिप्लेस करके उनकी जगह सोलर पंप्स लगाना चाह रहे हैं. तो 2020 के आई थिंक प्री में प्रॉब्ली एक क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग पूछा गया था कि सोलर पंप के फंक्शनिंग कैसा होता है. तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं स्कीम से. एक एंसिलरी पार्ट था, उसमें से उठा के सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने. ठीक है. तो ये इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है. एक इम्पोर्टेंट स्कीम है. ठीक है. अब देखते हैं पीएम स्कीम कुसुम स्कीम को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं. तो अंडर दिस स्कीम यू विल फाइंड थ्री components basically. Component A, that is installation of decentralized ground mounted grid connected renewable power plants. So basically idea is to create solar farm. Solar farm क्या होता है? So in an existing farm which it could be either barren, it could be cultivable, कैसा भी हो सकता है, मार्शी भी हो सकता है. So आप वहां पे सोलर पैनल्स लगाओगे. ठीक है. उस सोलर पैनल को फिर आप जो आउटपुट निकलेगा यू विल कनेक्ट इट टू अ डिस्कॉम और टू अ ग्रिड. ठीक है. तो सोलर फार्म बनाने का कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट ए के अंदर. तो इसका एक रेंज स्पेसिफाई किया हुआ है. ऐसा नहीं कि आप कोई भी साइज आपको लगेगा कि हाँ आज चलो मैं 1 किलोवाट का सोलर फार्म बनाता हूँ और फिर मैं इस स्कीम के अंडर रजिस्टर कर दूंगा. ऐसा नहीं होगा. डिमेंस मतलब कितना यूनिट बना सकते हो ये फिक्स था. ठीक है. तो 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का इसके अंदर प्रोविजन रखा गया था. और उसमें भी ब्रैकेट्स थे. क्या या तो आप 500 किलोवाट का बनाओ, या फिर आप 1 मेगावाट का बनाओ, 1.5 का बनाओ, या 2 मेगावाट का. ये 4 कैटेगरीज थी पहले. और बना कौन कौन सकता है इसको? तो इट कुड बी क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल फार्मर, कोऑपरेटिव, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. कहाँ पे बना सकते हैं? कल्टिवेबल लैंड पे बना सकते हैं, बैरन पे बना सकते हैं, पैस्चर लैंड पे बना सकते हैं और मार्शी लैंड पे बना सकते हैं. ठीक है. एंड व्हेन दे आर setting up such solar farm, they would be referred to as renewable power generator, RPGs. ठीक है. हमने एक सिमिलर चीज आरपीओ पढ़ी थी, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. ठीक है. सो आरपीओ क्या था? दिस वाज एन ऑब्लिगेशन levied by the government of India on discoms that they should mandatorily purchase some component of their energy intake from renewable energy operators. ठीक है. सो ये आरपीओ इसलिए रखा गया था क्योंकि कई सारे डिस्कॉम जो थे वो जानबूझकर ये रिन्यूएबल पावर सोर्सेस से खरीद नहीं रहे थे. ठीक है. सो एक वायबिलिटी बनाए रखने के लिए सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज डाला. ठीक है. तो अब जितने भी डिस्कॉम होते हैं उनको
आरपीओ से या रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंडर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट, एक नया अमेंडमेंट इसमें भी, इस कंपोनेंट ए में भी किया गया है कि अब 500 मेगा किलोवाट से नीचे के अगर कोई सोलर फार्म बनाना है किसी को, तो स्टेट उसको अलाउड कर सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, मतलब सोलर इंस्टॉलेशन ही कम है, या फिर उधर उतने साइज का एरिया ही नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं 2 मेगावाट की, अगर इस टाइप का कोई फार्म आपको सेटअप करना है तो यू रिक्वायर एटलीस्ट 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अब कोई ऐसा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे इतना लैंड अवेलेबल ही नहीं है, दे कैन अलाउ दैट द सोलर फार्म कैन बी सेटअप बिलो 500 केडब्ल्यू, ठीक है, दैट इज किलोवाट। तो ये याद रखना, इसके अंदर ये कैवियाट के साथ है, ठीक है। अदरवाइज 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक ही अलाउड है। सो नेक्स्ट चीज, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया है, ठीक है। अगर डिस्कॉम्स खरीदते हैं 5 साल के लिए आरपीजी से, तो उनको कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ठीक है। सो ये याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कॉम का कुसुम स्कीम का कंपोनेंट बी पे। सो इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स, ठीक है। सो हम क्या करें, नाम से पता लग रहा है स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट कनेक्टिंग देम टू ग्रिड। जो इतना भी सोलर एनर्जी जनरेट होगा, विल यूज इट टू रन द सोलर पंप, ठीक है। सो इसके अंदर हम 20 लाख फार्मर्स को, 20 लाख फार्मर्स को विल प्रोवाइड सोलर पंप्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 7.5 हॉर्स पावर, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना, कोई ग्रिड सप्लाई नहीं है। सो एक कैवेट इसमें भी है कि जितने भी, मतलब इन तीनों स्कीम्स के अंदर ये कैवेट है कि जितना भी इसके अंदर सोलर सेल्स या मॉड्यूल्स इस्तेमाल होगा, दे वुड बी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पार्सल्स, ठीक है। सो ये देख लेना, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल्स, दे शुड बी यूज्ड इन इट। नेक्स्ट, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी क्या है कि restructure solarization of agriculture feeder instead of pumps and support 15 lakh individual farmers to solarize their pump, ठीक है। एग्जिस्टिंग जितने भी डीजल पंप सेट्स है उनको रिप्लेस करेंगे विद सोलर सेट्स, सोलर पंप सेट्स, और उससे जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो ग्रिड को जाएगा, ठीक है। बट इसमें कोई सोलर फार्म नहीं बनेगा, इसमें एक सोलर पैनल लग गया, ठीक है। आपके पास सोलर पंप है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से आपके पास ये सोलर पंप है एंड यू आर प्रोड्यूसिंग लेट्स से एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, कि सपोज आज आपको पंप चलाना ही नहीं था, बट स्टिल यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो यू कुड फीड दिस इलेक्ट्रिसिटी इनटू सम काइंड ऑफ ग्रिड, ठीक है। जैसे आपके घर के आसपास कोई ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, उसके अंदर आप फीड कर सकते हो, ठीक है। ऊपर ये जो फार्म वाला था, वहां पे तो डिस्कॉम को डायरेक्टली फीड करोगे, यहाँ यू विल सिंपली गिव इट आउट थ्रू अ नेट मीटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो उससे जो बैलेंस पेमेंट बचा, मतलब जैसे आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करी और जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, उसका जो बैलेंस बचा, दैट इज द अमाउंट दैट यू शुड पे। और कभी कभी हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही नहीं करी, तो फिर आपको सामने से पैसा मिलेगा या फिर आपके बिल में वो चीज एडजस्ट हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो ये 3 कंपोनेंट्स थे। अब बात कर लेते चैलेंजेस क्या है इसके अंदर, ठीक है। सो अभी हमने देखा बैंक गारंटी जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया इस स्कीम से। वो हटाया क्यों? क्योंकि इस पीएम कुसुम स्कीम के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा क्यों नहीं आ रहा था? अगर हम बात करें कंपोनेंट ए की स्कीम की, तो 500 मेगावाट्स के 500 मेगावाट सेंक्शन था कि हम लोग 5000 मेगावाट तक के सोलर फार्म्स लगाएंगे, लेकिन अभी तक केवल 42.75 मेगावाट का कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन हो पाया है। सो वी आर लैगिंग बिहाइंड इन दैट पार्ट। नेक्स्ट, कंपोनेंट बी और सी के अंदर ओनली 3.6 लाख एंड 0.75 लाख इंडिविजुअल पंप्स आर सैंक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो टोटल 5 लाख से भी कम फार्मर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। सो बेनिफिट्स इक्विटेबल नहीं है। हमें पता है ऑलमोस्ट कंट्री की 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से, बट द सैंक्शनड स्ट्रेंथ इस स्कीम के अंदर बहुत कम है, ठीक है। एक तो ये।
दूसरा, लिमिटेड इंसेंटिव है फॉर फार्मर्स इन द सेंस दैट सेवरल स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स से फॉर एग्जांपल पंजाब, जहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही मिल रही है फार्मर्स को. सो फॉर देम देयर इज नो इंसेंटिव. ठीक है, कि क्योंकि आप सोलर फार्म की भी बात करो तो वो कल्टिवेबल लैंड पे उगाया जाएगा. ठीक है, तो यूल बी मतलब आप एग्रीकल्चर का फायदा नहीं ले पाओगे फिर उस लैंड पे. ठीक है, तो उस सेंस में उन लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई इंसेंटिव नहीं है जहां पे ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रिसिटी है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट इंक्रीज इनपुट कॉस्ट. ठीक है, सो मोस्टली अगर हम बात करें इंडिया में असेंबलिंग होती है इन सब चीजों की, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में चाइना में होती है. ऑल्दो एक नेसेंस इंडस्ट्री इंडिया में भी एस्टैब्लिश हो गई, बट इट्स स्टिल फार बिहाइंड चाइना. ठीक है, और इसीलिए आप इस स्कीम में आपने क्लॉज भी देखा होगा कि वी वांटेड के इंडिजिनस कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल हो स्कीम में. सो वी वर ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ऑल्सो थ्रू दिस स्कीम. ठीक है, बट स्टिल चाइना से जो कंपोनेंट्स आते हैं वो एक इनपुट मटेरियल की तरह काम करते हैं. एंड वो हम कई बार देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कभी प्रॉपर नहीं होता, या लॉजिस्टिक्स चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है. तो विल सी कि जो इनपुट कॉस्ट है वो राइज हो जाती है, देयरफॉर द एंटायर इक्विपमेंट, the cost of entire equipment rises. Next, logistic issue है. Next, upgrade cost risk. ठीक है, due to water table depletion, a solar installation upgrade is expensive. ठीक है, हो सकता है कि आपका जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाए, then you will require a higher amount of या higher capacity solar pump. तो उसको अपग्रेड करने में बहुत पैसा लगेगा. ठीक है, तो वो भी फेवरेबल नहीं है. नेक्स्ट, अवेयरनेस इश्यू. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट अवेयर. तो दिस अवेयरनेस इश्यू इज एट डिफरेंट लेवल. कि कंज्यूमर के लेवल पे, मतलब फार्मर के लेवल पे उसको स्कीम को पता नहीं. वेंडर्स या जो कंपनीज है कई बार वो भी इस स्कीम को अवेयर या उसको डिसमिनेट नहीं कर पा रही है. ठीक है, जिसके कारण लोग इस स्कीम को अवेल नहीं कर रहे. अब देखते हैं बेनिफिट्स. तो डिस्कॉम्स को क्या बेनिफिट है? रेड्यूस सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट. ठीक है, हम देखते हैं अक्रॉस इंडिया डिस्कॉम्स आर सफरिंग, फाइनेंशियल बर्डन उनका बहुत ज्यादा हाई है. जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर बेसिकली ओवरबर्डन विद द डिमांड्स ऑफ द डिस्कॉम्स. ठीक है, सो उनको हेल्प कर सकते हैं हम लोग. ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सस्ते अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं. ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ डिस्कॉम की, रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड लॉसेस. ठीक है, सो जब भी डिस्कॉम्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एटीएनटी. ठीक है, एटीएनसी. व्हाट इज एटीएनसी? एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस. ठीक है, सो जब ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को तो इस टाइप के लॉसेस होते हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि वी आर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो ये जो कंपोनेंट ए था इस स्कीम का, इसके अंदर ये भी कंडीशन है. मतलब अगर आप इस स्कीम को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो तब आपको पता लगेगा, अदरवाइज इतना निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है. तो इस स्कीम में एक ये भी प्रोविजन है कि विद इन 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर आपका फार्म लोकेटेड होना चाहिए डिस्कॉम से. सो लेट्स से ये एक डिस्कॉम है. ठीक है, और ये कहीं विलेज के अंदर कहीं पे फार्म है. अब इसका डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो they are not beneficiary under this scheme. They would not be allowed to take benefit of this scheme. तो आपका डिस्टेंस विद इन 5 किलोमीटर होना चाहिए. तो इन दैट सेंस वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस एटीएनसी लॉसेस ऑल्सो. ठीक है, ट्रांसमिशन लॉस रिड्यूस करेंगे. क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट ये स्कीम. एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस सूर्य मित्रास की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जो कि सोलर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, सोलर टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी. फार्मर्स के लिए कैसे होगा? एक एडिशनल इनकम सोर्स बन जाएगा. ठीक है, एनवायरमेंट के लिए क्या होगा? कर्ब करेगा क्लाइमेट चेंज को, बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग और रिप्लेसिंग डीजल इलेक्ट्रिक पंप सेट्स. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम. सो अब बैंक गारंटी रिमूव करने से फायदा क्या होगा? रिड्यूसिंग बैंक गारंटी वुड रिड्यूस द मॉनिटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑन सोलर पावर जनरेटर्स. ठीक है, अब सोलर पावर जनरेटर्स के ऊपर बर्डन कम होगा, तो दे विल परचेज मोर ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम डिस्कॉम्स. ठीक है, विद अ पावर परचेज एग्रीमेंट. ठीक है, पावर परचेज एग्रीमेंट क्या है? जब भी कोई डिस्कॉम आपसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा, ठीक है, या चाहता है, तो पहले एक पावर परचेज एग्रीमेंट होगा ताकि आगे चल के कोई फ्लक्चुएशन हो तो वो सब पहले से सॉर्टेड रहे. नेक्स्ट, एक्सपीडिएट स्कीम इम्प्लीमेंटेशन फॉर रिड्यूस डीजल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इन फार्म्स एंड इंक्रीजिंग सोलर पावर जनरेशन. ठीक है, so overall conclusion क्या है? It is a well intentioned. The scheme needs greater relook at its financing, implementation,
mechanism to increase its pace. Even if it achieves the target behind schedule, it will be big positive in India's effort to support farmer and protect the environment as well as economy. ठीक है, so ये इसमें कंक्लूजन है. So किसी को कुछ और ऐड करना है कुसुम स्कीम के अंदर? Alright, so that was about the scheme. Next topic पे चलते हैं. That is National Policy on Biofuel 2018. So recently the cabinet approved amendment to the National Policy on Biofuel 2018 to advance the target of 20% ethanol blending in petrol to ethanol supply year 25-26 from earlier 2030. ठीक है, so I think ये काफी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है पेट्रोल के अंदर, उसका जो टारगेट ईयर था उसको प्रीपोन कर दिया. पहले 2030 था, बट अब 2025 जो है उससे उस पे ले आए हम लोग. ठीक है, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी पे आगे जाने से पहले हम लोग जनरेशन देख लेते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी की. अंडर कौन कौन से जनरेशन हमने एनविसाज किए थे बायोफ्यूल बनाने के. सो इन द फर्स्ट जनरेशन व्हाट वी वर सीइंग वाज कि this biofuel would be produced from fruit related sources such as sugar, starches. ठीक है, so यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा आइटम कैन बी यूज्ड टू मेक बायोफ्यूल. तो उसमें कसावा और पोटैटो, ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स ऑप्शंस दिए हुए थे. तो यू शुड नो जहां जहां स्टार्च आएगा यू विल इजीली फाइंड कि इट वुड बी अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल. ठीक है, सो पोटैटो वगैरह ये सब स्टार्च के सोर्सेज होते हैं. ठीक है, सो इथेनॉल फ्रॉम शुगर, सोयाबीन, बायोडीजल फ्रॉम सोयाबीन. ठीक है, सो ये फर्स्ट स्टेज है एंड सबसे सिंपलेस्ट है. बस कुछ नहीं करना, पोटैटो लाना है, पोटैटो को फर्मेंट करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यू विल हैव इथेनॉल इन लाइक फ्यू डेज. तो आपके पास अपने आप इथेनॉल बन जाएगा. सेकेंड जनरेशन क्या है? सेकेंड जनरेशन में वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉन फूड सोर्सेज. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन पे अगर हम ज्यादा डिपेंडेंट रहे तो विल बी क्रिएटिंग अ फूड शॉर्टेज. ठीक है, तो इसलिए एक और नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है. सो यहाँ पे हम सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल की बात करें. नॉन फूड सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यू, वुड चिप्स, वुड वेस्ट क्रॉप्स. तो इनको अगर हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग फर्मेंट वगैरह करेंगे तो विल फाइंड कि इथेनॉल इनसे भी निकलता है. थर्ड जनरेशन पे चलते हैं. तो यहाँ पे एल्गी से बायोफ्यूल निकालने की बात हो रही थी. ठीक है, एल्गी वुड बी प्रोड्यूसिंग ऑन एक्वेटिक फीड स्टॉक सच एज एल्गी. ठीक है, और उससे हम लोग ये बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे हम बायो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनके द्वारा हम लोग बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ जनरेशन एनविसाज्ड अंडर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी. ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज. तो ये 4 जनरेशन थी. अगर हम माइलस्टोन की बात करें तो थोड़ा सा एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री देख लेते हैं इसके पीछे. तो इंडिया स्टार्टेड R&D एंड पायलट प्रोजेक्ट विद 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. 2002 and 3 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम फॉर सेल ऑफ 5% इन 9 UTs. ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल launched to achieve 20% blending of biofuel by 2017. Introduction of administered price mechanism. Administered price mechanism का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि क्या प्राइस होगा इथेनॉल का. ठीक है, सो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एंड 2018 में हमने देखा कि ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की है. ठीक है, प्लस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सो एज टू इंश्योर कि ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज हो सके. ठीक है, सो ये एक ब्रॉडली टाइमलाइन है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्या बैकग्राउंड रहा है. ठीक है, सो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018. ठीक है, बायोफ्यूल पॉलिसी में हम कवर क्या क्या कर रहे हैं? बायो इथेनॉल कर रहे हैं, बायो डीजल कर रहे हैं एंड बायो सीएनजी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 3 जो कॉमनली यूज फ्यूल है इनको हम लोग यूज करेंगे. इसमें ये याद रखना, बायो इथेनॉल के लिए हमने देखा 20% टारगेट है and it should be completed by 2025. Biodiesel के लिए the target is 5% blending, but the target is 2030. ठीक है, बायो सीएनजी के लिए I don't think इसमें अभी कोई टारगेट है.
बट अभी इन दोनों के लिए ही टारगेट है, बायो इथेनॉल और बायोडीजल के लिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? तो एनबीसीसी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी, सेटअप इन 2020, चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो याद रखना कौन हेड करता है इस कमेटी को। कई बार यूपीएससी प्री के अंदर रैंडमली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता रहता है, तो यू शुड नो कौन हेड करे इसको। टेक डिसीजन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोफ्यूल प्रोग्राम, ओवरऑल provide overall coordination among FCI and oil marketing company. Okay. So what we were doing in the first generation, we were using food sources and diverting them towards production of ethanol. ठीक है, so इस सेंस में FCI के साथ लिंक रहेगा तो कोऑर्डिनेशन रहेगा ताकि हमारी कंट्री में फूड डेफिसिट ना हो। नेक्स्ट, अदर फीचर्स, so categorization of biofuel up to 3 generation and support for production of second generation bio refineries through viability gap funding. Viability gap funding क्या होती है? Sometimes some scheme is not financially viable. ठीक है, मतलब उसको स्कीम को फाइनेंशियली चला पाना इज डिफिकल्ट। ठीक है, सो व्हाट गवर्नमेंट वुड डू कि उस स्कीम के अंदर जितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है, मतलब उसको एट पार बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जितना भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है, गवर्नमेंट वुड पे। ठीक है, सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। आप कोई स्कीम का नाम बता सकते हो जिसके अंदर ये वायबिलिटी गैप फंडिंग यूज होती है अभी करंटली? एनीबॉडी? सक्ष, अच्छे, ठीक है। सो एक स्कीम का नाम जरूर सुना होगा, उड़ान स्कीम। ठीक है, उड़ान स्कीम में हम लोग यही वायबिलिटी गैप फंडिंग करें ऐसे एयरपोर्ट पे जहां पे फ्लाइट्स चलाना इतना फिजिबल नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, वहां पे हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। ठीक है, एंड वंस पीपल स्टार्ट गेटिंग द फील ऑफ एयरक्राफ्ट, तो मे बी दिल प्रेफर इट ओवर ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट, इंक्रीज द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा फूड सोर्सेज है, बट वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर फूड आवर इनपुट बास्केट, सो हम लोग और रॉ मटेरियल्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, डेवलप नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट क्या किया गया? यूज ऑफ मोर फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, production of biofuel under Make in India program in SEZ and economic export oriented units, export of biofuels, addition of new members to NBCC. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक सबसे मेजर सिग्निफिकेंस ये है, इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, 85% ऑफ द ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू इंपोर्ट, which is causing a heavy burden or a huge burden on current account deficit, current account of India. ठीक है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा रहता है, मतलब मोस्टली रहता है, एंड इट इज एंड ऑयल इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। तो अगर हम फॉरेन ऑयल कंजम्पशन या उस पर डिपेंडेंस कम कर देंगे तो ओवरऑल विल बी इंप्रूविंग आवर नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। इकोनॉमी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा, हमारे पास पैसा सरप्लस में रहेगा। ठीक है, सो ये एक चीज हो सकती है। जॉब क्रिएशन होगी। ठीक है, एक नया सेक्टर एमर्ज हो रहा है, बायो रिफाइनरीज, प्लांट ऑपरेटर, ये सब जो चीजें हैं, तो से नई जॉब्स क्रिएट करेगा, इंक्रीज करेगा फार्मर्स की इनकम को। ठीक है, सो अभी करंटली क्या हो रहा था कि फार्मर्स को सिर्फ फूड क्रॉप की तरह अपने गुड्स को बेच सकते थे, बट नाउ दे कैन ऑल्सो सेल देम एज सम सॉर्ट ऑफ इनपुट टू बायोफ्यूल। ठीक है, तो उनको इनकम इंप्रूव करेगा। वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड म्युनिसिपल वेस्ट। तो हमने देखा था सेकंड जनरेशन में हम नॉन फूड सोर्सेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे वेस्ट जो है उसको वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं, फार्मर्स को, सोसाइटीज को, सबको हेल्प करेगा। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज फॉर सेटिंग अप सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज, reduce impact of price volatility. सो अभी जैसा पेट्रोल का प्राइस एकदम जंप कर गया है, ठीक है, अगर हम लोग बायो इथेनॉल डाल रहे होंगे तो प्राइस का फ्लक्चुएशन हम लोग कुछ अमाउंट तक कंटेन कर सकते हैं. It will be environmentally भी it would be quite effective in the sense कि it would be low carbon intensity. ठीक है, बायोफ्यूल्स के अंदर क्लीनर होता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, एंड इट विल रिड्यूस कार्बन एमिशंस. सो इसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी, तो वो सबको हेल्प करने में अचीव करेगा.
अब इश्यूज क्या है इम्प्लीमेंटेशन में? तो प्रोडक्शन साइड में इम्पैक्ट ऑन फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, ठीक है। हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन में वी वर यूजिंग फूड सोर्सेज, उनको डाइवर्ट कर रहे थे तो उससे फूड स्कैरसिटी हो सकती है। इनकंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड स्टॉक, ठीक है। हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर टू क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, तो हो सकता है उसके चलते सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाए। हायर प्राइसेस ऑफ इथेनॉल इन इंडिया ड्यू टू फिक्स प्राइस, ठीक है। हम प्राइस एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी एक इशू है कि यहाँ पे हमें मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना चाहिए। Then lack of ethanol production facility. Although in the last 2 years we have significantly increased the ethanol production capacity, but overall बात करें तो कभी भी कम है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड यूसेज साइड, तो नॉन अवेलेबिलिटी है इथेनॉल की अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज नॉट बीन टेकन अप इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल इज अ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, तो इस सेंस में रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा है। यू रिक्वायर स्पेशल लाइसेंसेस टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। इनफैक्ट अलाउड ही नहीं होता, तो उस सेंस में मूवमेंट इसका काफी रिस्ट्रिक्टेड है। इंक्रीज इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, इंक्रीज रेट्रोफिटिंग कॉस्ट है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है अगर उसको अंदर हम लोग कुछ एनहेंसमेंट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री और इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। बिकॉज जो करंटली हम जो फ्यूल यूज करते हैं BS6 कंप्लायंट फ्यूल जो यूज करते हैं, इट इज हारमोनियस विद आवर इंटरनल कंबशन इंजन। पर अगर उसी इंजन के अंदर हम ब्लेंडेड फ्यूल डालेंगे तो वो इंजन जो है बहुत जल्दी करोड होने लगेगा, एंड विद इन फ्यू ईयर्स विल सी कि इंजन सीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक इशू है। इसको रिजोल्व करने के लिए हमने एक नए टाइप का इंजन की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज नजिंग द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज to come up with new types of engine called flexi fuel engine. Flexi fuel क्या? ये किसी भी कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लेंडेड फ्यूल होगी उस पर चल सकेगा, चाहे फिर वो E20 हो, E20 मतलब इथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग है, या E10 हो, E5 हो, कोई भी ब्लेंडिंग हो उस पर चल जाएगा, ठीक है। तो वो फ्लेक्सी फ्यूल होता है व्हीकल। वे फॉरवर्ड क्या है? इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन इज द की टू अचीव द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ठीक है। इंश्योर करें एक यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी रहे अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या अक्रॉस टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑग्यूमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ सप्लाई, प्रोवाइड अ टाइमलाइन फॉर रोल आउट ऑफ E20 कंप्लायंट व्हीकल, ठीक है। तो वो भी एक मेजर इशू है। सो आगे जाने से पहले कुछ और बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। ये स्कीम थी प्रधानमंत्री जीवन, जीवन इज जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल आवेशन निवारण योजना, ठीक है। तो हम बायो इथेनॉल प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए हम लोग चाह रहे थे कि जो फार्मर्स हैं वो ऐसी कुछ क्रॉप्स यूज करें विच कैन बी डायरेक्टली यूज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल, लाइक जेट्रोफा एक क्रॉप है जिसको आप ग्रो करते हो, तो उसके सीड से हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट रूको, रूको इज रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल बाय फसाई, ठीक है। तो बार बार हीटिंग करते हैं हम लोग कुकिंग ऑयल को, तो उसके अंदर हम देखते हैं ट्रांस फैट कंपोनेंट आ जाता है। ट्रांस फैट कंपोनेंट इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ, वो हमारी आर्टरीज में क्लॉग कर जाता है एंड इन लॉन्ग टर्म इट कैन रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक, ठीक है। सो उस रूको रीयूज कुकिंग ऑयल को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, और डिस्कार्ड करके उसका यूज क्या करें तो वी कैन क्रिएट बायोडीजल थ्रू इट। नेक्स्ट गोवर्धन स्कीम है विच सपोर्ट्स विलेज इन मैनेजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू बायोगैस एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। E100 project to set up network of production and distribution ethanol across the nation. Ethanol production and promotion policy from state like Bihar, leading to the country's first greenfield grain-based ethanol in Purunia. ठीक है. So this was about it. Next related news में Bihar opens up the India's first greenfield grain-based ethanol plant. ठीक. तो इतना ही याद रखने की जरूरत है, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है. So किसी को कुछ ऐड करना नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के रिगार्डिंग? Anyone? ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सो यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025, ठीक है. सो यूएन बेस्ड एक इनिशिएटिव है, एंड एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इस टाइप के इनिशिएटिव्स यूपीएससी कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है. ऐसा रैंडम, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है. आगे जाने से पहले यूएन एनर्जी के बारे में देख लेते हैं. तो इट्स
the mechanism for interstate agency collaboration in the field of energy established by UN system chief executive boards for coordination. Okay. It brings together 30 organizations that are global leaders in their respective field, covering all aspects of energy and sustainable development. Okay. Next, it aims to promote coherence in UN systems multidisciplinary support to SDG 7. ठीक है. अब कोई बता सकता है SDG 7 क्या है? What is SDG 7? ठीक है. Since we are talking about energy, so आप guess work कर सकते हो common sense लगा के कि कहीं ना कहीं energy से ही related होगा SDG 7. So it's about sustainable and clean energy. ठीक है. So UN एनर्जी का यही काम है कि विल प्रमोट या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं UN बेस्ड उन सबको साथ मिलाए इन अचीविंग द SDG 7. It enhances coordination, collaboration, action within UN with regards to policy development and implementation as well as knowledge sharing in areas of energy. ठीक है. So again बहुत सारे कीवर्ड है. कोऑर्डिनेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, ठीक है, और नॉलेज शेयरिंग होगी across all the stakeholders. So why was this in news? So the plan of action towards 2025 was launched by UN Energy against the backdrop of global energy crisis. Okay. So, so this is a major step to catalyze large-scale action and support needed for transition to clean, affordable energy for all and net zero emissions. Okay. Energy Compact Action Network was also launched to match governments seeking support for their clean energy with governments and businesses that have already pledged 600 billion in assistance. ठीक है. So ये important है. एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क इसी के अंडर लॉन्च हुआ था. ठीक है. जो कि मोबिलाइज कर रहा था गवर्नमेंट और बिजनेस से 600 बिलियन. ठीक है, इन असिस्टेंस. नेक्स्ट, SDG 7 aims to ensure affordable, reliable, modern energy and services, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix, double the global rate of improvement in energy efficiency. तो माइलस्टोन देख लेते हैं 2025 तक क्या क्या माइलस्टोन रखे हैं यूएन एनर्जी ने. 500 मिलियन पीपल विल हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं. ठीक है. न्यू कोल पावर प्लांट्स कोई पाइपलाइन में नहीं रहेंगे आफ्टर 2021. 100% increase in modern renewable energy globally. ठीक है. 1 billion more people have gained access to clean cooking solution. Next, annual investment in renewable and energy efficiency globally. Fossil fuel consumption subsidy है, उसको redirect करेंगे. और redirect किसकी तरफ करेंगे? तो renewable energy की तरफ redirect करेंगे. And we will also be creating 30 million jobs in renewable and energy sector. So 7 areas identified by UN Energy Action Plan of Action. तो पहला स्केल अप कलेक्टिव एफर्ट ऑफ यूएन एनर्जी एक्शन. ठीक है. उसके अंदर जितने भी स्टेटेड अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि इस डायरेक्शन में काम करे, सबको यूनिफाई करे. स्केल अप एनर्जी कॉम्पैक्ट्स. ठीक है. सो हम फोस्टर करें कोalition को. ठीक है. टुवर्ड्स द कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन एम्बिशन, एक्सेलरेटेड एक्शन एंड कैटलाइजिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो जितने भी इस डायरेक्शन में एफर्ट हो रहे हैं उनको स्केल अप करना है. नेक्स्ट, लीड अ ग्लोबल कैंपेन फॉर SDG 7 एक्शन. लीड बाय एग्जांपल. तो ग्रीनिंग यूएन एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन टू इम्प्रूव यूएन सिस्टम्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो जो यूएन की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है हम लोग इंश्योर करें एटलीस्ट वो तो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स पे चल रही है. ठीक है. सो दैट इट कैन लीड बाय एग्जाम्पल. नेक्स्ट, कन्वेन एनुअल ग्लोबल SDG 7 एक्शन फोरम वेयर इट विल बी हेल्ड. ठीक है. सो अभी इस पे कोई वो कंसेंसस नहीं है, बट ये एग्री कर रहे हैं लोग कि हाँ एक एक्शन फोरम होना चाहिए हर साल. ठीक है. जहाँ पे आके वो लोग डिस्कस कर सकें और इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर सकें. इन्फॉर्म ग्लोबल एजेंडा. ठीक है. वी शुड मेक पीपल अवेयर. ठीक है. नॉट जस्ट पीपल, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, बट ऑल्सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, ट्रैक एंड शेयर रिजल्ट. So UN Energy will track the developments and implementation of the energy compacts through transparent monitoring framework and will then communicate the result. Okay. So this was it about this organization. ठीक है. किसी को कुछ ऐड करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? राइट.
देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोल गैसिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज अलाउड अ concession of 50% in revenue sharing for coal gasification. ठीक है. So coal gasification होता क्या है? We are directly not mining coal from the mines. What we are doing is we are fracturing the coal, ठीक है, and from that we are inserting steam, ठीक है, heating the coal in presence of that steam, and from that we'll see a number of gases will come out like CO, hydrogen, ठीक है, of which hydrogen is the most useful thing. और ये जो बाय प्रोडक्ट्स निकले इस रिएक्शन से, दिस कैन बी डायरेक्टली यूज इन सेवरल थिंग्स, ठीक है, लाइक हीटिंग पर्पस और फॉर क्रिएटिंग फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है. So concession of 50% in the revenue sharing can be availed if the successful bidder consumed coal produced either in its own plant or plant of its holding subsidiary, affiliate, associate for coal gasification or liquefaction, or sell coal for coal gasification or liquefaction on a yearly basis. ठीक है. So ये हेल्प होगा. दूसरा, this is subject to the condition that at least 10% of the scheduled coal production as per approved mining plan for that year shall be consumed for coal gasification. ठीक है. जितना भी आपको कोल माइन में कोल अलोकेट हुआ है उसका 10% you should be ensuring कि वो गैसिफिकेशन की तरफ जा रहा है. ठीक है. तभी आपको बेनिफिट मिलेगा ये 50% रेवेन्यू शेयरिंग में कंसेशन का. नेक्स्ट, दिस इनिशिएटिव हैज टेकन इन ऑर्डर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द एनर्जी सेक्टर. ठीक है. ये कोल गैसिफिकेशन से जो गैस निकलती है, सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं. प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑफ विच CO2 एंड ऑफ विच हाइड्रोजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अस. सो कोल गैसिफिकेशन इज इन सीटू प्रोसेस. इन सीटू मतलब कि उसी साइट के ऊपर होता है जहां से हमें एक्सट्रैक्शन करना है इस चीज का, ठीक है, वहीं पे ये प्रोड्यूस किया जाता है. एक्स C2 द रिएक्टर इज डेवलप फॉर सिमुलेटिंग गैस बेस रिएक्टर अबव ऑन द सरफेस. ठीक है. तो एक्स C2 भी हमने बनाना चालू कर दिया, बट अभी करंटली यूज में ये इन सीटू वाली टेक्निक है. इन gasification process, sulfur present in the coal is converted into hydrogen sulfide and minor amount of carbon oxysulfide. Okay. So the sulfur compound can be easily and economically be removed through acid gas removal system. Okay. Coal gasification में do not produce any scrubber sludge, ठीक है, which need careful and costly disposal. तो ऐसा कुछ नहीं है. तो overall it's quite cheaper and economical. Coal gasification is considered clean coal fuel, ठीक है, compared to burning in the sense कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता, गैस ही होती है और वो गैस से कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है. Also, coal can be used to produce a number of products using clean coal technology like hydrogen, methanol, fertilizer, carbon fiber, plastic composite, etc. So ये मैप में देख सकते हो important coal areas: बोकारो, झारिया, रानीगंज, तलचेर, सिंगरेनी, नवेली, कोरबा. ठीक है. तो ये थोड़ा लोकेशन देख लेना, यूपीएससी मेंस के अंदर पूछ लेता है ये सब चीजों को. थलचर अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, थलचर के अंदर आई थिंक वी हैव अ सिन गैस प्लांट ओवर देयर, थोड़ा याद रखना. नेक्स्ट, टाइप ऑफ गैसिफायर्स. सो फिक्स बेड गैसिफायर होता है, फ्लूइड बेड गैसिफायर होता है, एंटरटेन फ्लो गैसिफायर होता है. ठीक है. नाम से पता लग रहा है कि ये जो गैस का फ्लो है उसको रेगुलेट करता है. इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्या ये गैसिफायर्स होते हैं. आगे चलते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ कोल गैसिफिकेशन, अचीव INDC टारगेट. ठीक है. तो ये हेल्प करेगा क्योंकि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनी मोर. वी आर ट्राइंग टू स्विच टू मोर रिन्यूएबल और क्लाइमेट ओरिएंटेड थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट, स्टील इंडस्ट्री को काम आ सकता है. CO और हाइड्रोजन of thin gas are important reducing agent for steel making. Pharmaceuticals के काम आ सकता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ठीक है. इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल सिस्टम. ठीक है. सो कई बार देखा होगा कई डिस्कॉम्स ने ना प्लांट्स बना रखे थे वेयर दे यूजिंग गैस एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आई एम नॉट श्योर कहाँ कहाँ है, बट आई हैव सीन इन दिल्ली. टाटा पावर के पास
इस टाइप का गैस बेस्ड पावर जनरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो कैपिटल इंटेंसिव होता है काफी, इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज है अभी, लो क्वालिटी कोल है कंट्री के अंदर, अनकॉम्पिटिटिव है ये सेक्टर ओवरऑल, ठीक है। मिथनॉल और नेचुरल गैस का उतना अच्छा प्राइस मिलता नहीं है, सो देयरफॉर इन द सेंस काफी अनकॉम्पिटिटिव है। Alright. So before moving to way ahead, way forward, let's look at initiative taken by India. So National Coal Gasification Mission था, ठीक है। इसमें numbers है, numbers are not very important, but still ये थोड़ा topic important है तो देख लेते हैं। So under Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Ministry of Coal has taken initiative uh, for utilizing coal through coal gasification and achieve 100 metric ton coal gasification by 2030. Nodal officer कौन है? All coal companies will have been advised to appoint a nodal officer and present a plan of action. ठीक है। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन दिया जाएगा जो भी कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को यूज करेगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर कैपिटल गुड्स फॉर सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको कुछ इनपुट मटेरियल की जरूरत पड़ेगी एंड हो सकता है कि वो इम्पोर्ट हो गया है, वहां पे उनको एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट, शक्ति पॉलिसी है फॉर अलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस थ्रू ऑक्शन। शक्ति पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट टू रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड। द इंटरस्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए among all the ministries, among the private sector, among the पब्लिक सेक्टर, सभी में एक डायलॉग होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे शुड डिस्कस अपॉन इट। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडिया का जो कोल कॉम्पोनेंट है वो भी काफी डिफरेंट है। नेक्स्ट, सुटेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तो उसमें आप बीओटी, बिल्ड ओन ट्रांसफर, ठीक है, ये सब चीजें लिख सकते हो जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। सो द गवर्नमेंट कैन टेक अप वायबिलिटी गैप फंडिंग सो एज टू मीट the investment shortcomings in this sector. Next, funding of research and development. In the field of coal gasification, there is need to earmark adequate annual budget funding and development and success of the projects. So this was about coal gasification. इसमें किसी को ऐड करना है कुछ component? Alright. So I think let's stop here today.